स्टूडेंट्स, सो दिस इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एग्जाम्स का डर सता रहा है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। ये सारे डर को दूर करने के लिए अब आ चुकी है स्टेप अप एकेडमी, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आए पूरे 80 आउट ऑफ 80 इसकी पूरी फुल प्रूफ तैयारी हमने कर रखी हुई है। आज का ये जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं फटाफट से सुपर क्विक रिवीजन आपके चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो साइंस के लिए तीनों देवियां तैयार हैं, दैट मीन्स केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। फिजिक्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको जल्दी से फटाफट से बता देती हूँ कि कैसे एग्जाम की तैयारी करना है। वन शॉट वीडियोज हमारे पास हैं, डायग्राम सारे ही चैप्टर्स के एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे, लॉज एंड उनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे चैप्टर्स के वो भी आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। और इस तरह से सुपर क्विक रिवीजन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, सैम्पल पेपर्स भी, सब कुछ अवेलेबल है। क्या करना है, स्टेप अप एकेडमी को फॉलो करते रहिए। चलिए शुरू करेंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई? चैप्टर की शुरुआत हुई चार्ज से। तो जो चार्ज हैं जब वो किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो उससे प्रोड्यूस होता है करंट। तो सबसे पहले आपको आपके चैप्टर में मिलती है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको I इक्वल्स टू क्या मिलता है? तो I इक्वल्स टू मिलता है Q/T। इसका बस आपको फॉर्मूला याद रखिए। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बस उसी से आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला बच्चों? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि Q क्या है यहाँ पर? Q है चार्ज, क्लियर है, एंड T क्या है? टाइम। ओके, और जब आप किसी को अपॉन में लिखते हो तो वो क्या होता है? रेट होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? तो अगर मैं बात करूँ चार्ज की यूनिट की, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम होता है सेकंड्स में। सो अगर हम बात करें कि एक कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड तक फ्लो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट प्रोड्यूस होगा? तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है 1 एम्पियर। ओके, तो जैसे ही आपके चैप्टर की शुरुआत हुई हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि जो नंबर ऑफ चार्ज है जब वो फ्लो करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे हमने एक डेफिनेशन यहाँ से निकाल ली। क्लियर है? देन उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिसे क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है, जिसे आप थोड़ा हायर सेमेस्टर्स में और पढ़ेंगे, जहां पर Q इक्वल्स टू होता है N इंटू E, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? चार्ज निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो शुरुआत में ही चैप्टर के आपको ये दो फॉर्मूलाज जो है वो देखने को मिलते हैं। देन हम डायरेक्टली आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर। क्लियर है? अब दो वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे बच्चों, एक होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और दूसरा वर्ड आपको सुनने को मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ठीक है, या फिर किसी दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, किसी चार्ज को करने में जो वर्क किया गया है उसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को उस चार्ज की फील्ड तक लाने में जो वर्क डन आपने किया है, आपने नहीं मतलब जो चार्ज ने किया है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। वर्क डन टू बी डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट। किसी पॉइंट की फील्ड पर किसी और चार्ज को लाने के लिए, मान लीजिए पॉइंट है एक जिसकी ये फील्ड है, क्लियर है, तो इस फील्ड तक लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है उसी को आप क्या कहते हो बच्चों? उसी को हो आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हो। नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो हम समझ गए कि वर्क डन है। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब यहाँ पे क्या था कि किसी चार्ज को आपने कहीं से उठाया और किसी पॉइंट की फील्ड में लेकर के आ गया। ठीक है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देंगे तो क्या पॉइंट याद रखना है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। ये भी वर्क डन है, लेकिन बस आप क्या कर रहे हो? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हो? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है?
पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए या आप वोल्टेज कह लीजिए, दोनों की बात एक ही है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या लिखते हैं हम? वोल्ट लिखते हैं। क्लियर है? इतना अभी हमारे लिए काफी है। इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बात और बच्चों याद रखिएगा कि अगर Q इक्वल्स टू NE बोला हुआ है तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? तो किसी भी एटम के अंदर का टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है, ठीक है, टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी एटम में या किसी भी पॉइंट पर, तो क्या लिखना है आपको? Q इक्वल्स टू NE आपको कर देना है, जहां पर N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? E क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज आपको बताना है, जो कि कितना होता है। तो E इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 को मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन के नंबर से, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल चार्ज किसी एक पॉइंट पर या किसी एक एटम का मुझे पता चल सकता है। तो जी हाँ, ये फॉर्मूला आपको उसमें यूज़ करना है। तो बुक का 2-3 पेजेस तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया आपके बुक से, कि और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, तो अब यहाँ से जब हमने आपको पोटेंशियल बताया, तो पोटेंशियल क्या था? द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ द अनदर चार्ज। तो उसकी डेफिनेशन से अगर बात की जाए तो V का हमें एक फॉर्मूला मिलता है W/Q। अब ये जो V है, आप कई बच्चे मुझे सोच रहे होंगे कि V इक्वल्स टू तो मैडम IR होता है, लेकिन अभी तक हमने ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। क्लियर है? तो इसलिए अभी हम इस फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ V इक्वल्स टू W/Q की बात करेंगे, बिकॉज इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ द अनदर चार्ज, ये होता है। तो उस वर्क डन के हिसाब से अगर हम V की यूनिट को अगर निकालें तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W/Q होता है। क्लियर है? अब ये जो V है उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स होती है। W की यूनिट क्या है? W इज द वर्क डन। वर्क डन इज द वर्क, क्या होता है? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका जो माप होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है वर्क का, वो एक्चुअल में क्या है? आपने वर्क किया मतलब कि आपने एनर्जी का यूज़ किया, आपने एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया। ठीक है? और एनर्जी को यूटिलाइज करना मतलब कि आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना? तो वर्क एक्चुअल में क्या है? एनर्जी ही है। क्लियर है? कि बस एक कन्वर्जन है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसलिए वर्क की जगह हम क्या यूनिट लेंगे? जूल्स लेंगे। जूल क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? जूल्स। क्लियर है? देन उसके बाद चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम से क्या प्रोड्यूस होगा, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? तो जब 1 जूल का वर्क डन किया जाए 1 कूलम ऑफ चार्ज से, तो क्या पोटेंशियल प्रेजेंट होगा? 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू V इंटू Q, है ना? ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपसे इसके भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ काइंडली नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। जितने भी फॉर्मूलेज को मैं इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख करके बता रही हूँ, इस तरह से बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उन्हें आप नोट डाउन करते जाएं। क्लियर है? तो V इक्वल्स टू W/Q भी एक फॉर्मूला है। अगर हम इसकी यूनिट लिखेंगे 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल इंटू 1 की पावर C की पावर -1। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ से तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है? उस डायग्राम को हम देख लेते हैं। The bulb will glow or the magnetic needle will show deflection if the liquid in the beaker is a good conductor of electricity। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इस डायग्राम के अंदर हमने एक बल्ब लिया हुआ है, एक सर्किट है, और बीच में हमने लिक्विड डाला हुआ है। क्लियर है? अब ये जो लिक्विड है, इसका रोल क्या है? अगर ये लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर होगा तब तो ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन अगर ये गुड कंडक्टर नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है? सो द बल्ब विल ग्लो और magnetic needle will show deflection if the liquid in the beaker is a good conductor of electricity. Greater the deflection of the needle or brighter the light, better is the conductivity of the liquid. So here, यहाँ पर हम क्या करने लगे अचानक से, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है
कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, एक बार हम डिफाइन कर लें इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो सारे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? कंडक्टर मतलब कि जो क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करें, करंट का कंडक्शन करें। ठीक है, मतलब जिसमें करंट का कंडक्शन जो है ये होता है। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो सारे मटेरियल्स होते हैं, वो सारे चीज़ें होती हैं जो कि करंट का कंडक्शन नहीं करते। ठीक है, करंट को कंडक्ट नहीं करते। अब ये कंडक्शन वर्ड अगर आपको टफ लग रहा है तो फिर आप और इसको बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो क्या करते हैं, विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट का फ्लो अलाउ करते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, और जो नहीं करते हैं, ठीक है ना, और जो नहीं करते हैं उन्हें आप इंसुलेटर्स कहते हैं। अब मेरे पास एक लिक्विड है, एक बीकर में लिक्विड दिया हुआ है और मुझे उसकी कंडक्टिविटी चेक करनी है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं इधर एक बल्ब का यूज़ कर लूँ या फिर मैग्नेटिक निडल का यूज़ कर लूँ। अब मैंने उसको स्विच ऑन किया, मतलब मैंने उसमें बैटरी का स्विच ऑन किया और देखते हैं अगर बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है या फिर बल्ब की जगह हम मैग्नेटिक निडल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कि वो लिक्विड क्या है, इंसुलेटर है। अगर हम बात करें कि वो डिफ्लेक्शन होने लगा है निडल में और बल्ब जो है वो धीरे धीरे ग्लो करने लगा है, तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है। अब ये बताना है कि मतलब कि वो मॉडरेट कंडक्टर है या बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने से बल्ब जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है, बहुत अच्छे से आपको लाइट दे रहा है, रोशनी दे रहा है, दैट मीन्स कि वो अच्छा गुड कंडक्टर है। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल बस फ्लिकरिंग्स हो रही हैं, बहुत हल्का हल्का सा डिम लाइट अगर प्रोड्यूस हो रही है बल्ब से, तो इसका मतलब कि लिक्विड कैसा है, एक बैड कंडक्टर नहीं, मतलब कि एक मॉडरेट कंडक्टर है। इसी तरीके से अगर डिफ्लेक्शन बहुत अच्छा शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक निडल रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है वो अच्छा कंडक्टर है। अगर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होता है तो मॉडरेट कंडक्टर है। क्लियर है ना? तो ये यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था कंडक्टिविटी को चेक करने का किसी भी मटेरियल की। नाउ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो गुड कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लेमन जूस, विनेगर, एसिड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड सॉल्टी वाटर, दीज ऑल आर द गुड कंडक्टर। तो ये बच्चों यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है ताकि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लेमन जूस क्या है, गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, तो ये सारी चीज़ें गुड कंडक्टर्स होती हैं। वही अगर हम बात करें हनी, वेजिटेबल ऑयल, कैरोसिन, वाटर की या कोल टार की, तो ये सभी आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर है? ये किसकी बात की जा रही है, लिक्विड्स की बात की जा रही है, क्योंकि हमें ये पता है कि मेटल्स जो है वो तो गुड कंडक्टर्स होते हैं और बाकी प्लास्टिक, वुड्स, ये इंसुलेटर्स होते हैं। बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन से लिक्विड है भाई जो कि कंडक्टर्स हैं। तो लेमन जूस, विनेगर, एसिड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशंस एंड सॉल्टी वाटर, ये सभी आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। और कोल टार, डिस्टिल्ड वाटर, हनी, वेजिटेबल ऑयल, कैरोसिन्स, दीज आर द पुअर कंडक्टर्स। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नाउ कंडक्टिंग लिक्विड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यही जो कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं ना, इनको हम जब से लिक्विड लिक्विड बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो वर्ड है इसका मतलब समझ में आया, वो सभी लिक्विड्स जो कि कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड से पास होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से ही जो आपका कंडक्शन ऑफ करंट है वो प्रॉपर होता है। अंडर द constant physical condition, constant temperature, pressure, etc., the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. अगर नॉर्मल सारी कंडीशंस हैं, नॉर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर जो लिक्विड का है वो वेरी नहीं कर रहा है, प्रेशर जो उस पर लग रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू भी कांस्टेंट है, अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो उस केस में जितना वोल्टेज आपने इस लिक्विड के अक्रॉस, इलेक्ट्रोलाइट्स के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है वो उतना ही करंट का कंडक्शन करेगा, मतलब कि V इज प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। किस केस में, इस केस में।
अब ये जो V और प्रोपोर्शनल टू I क्या होता है, किसी भी केस में, चाहे वो मेटल का केस हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स का केस हो, वो आपके ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं, तभी कहलाते हैं जब उसमें ये रिलेशन आए कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब कि जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, या फिर हम बात करें कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है उसके साथ साथ करंट भी अगर इंक्रीज करे, तो अगर इस चीज़ को कोई फॉलो कर रहा है तो वो ओमिक कंडक्टर्स है, एल्स वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। अभी ओमिक वर्ड कहाँ से आ गया, तो ये आता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तभी जाकर के क्या होता है, वे आई जो है वो V के प्रोपोर्शनल होगा। वैसे सही तरीका जो है वो V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब आपने किसी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू I भी रहेगा, क्योंकि आप जब वोल्टेज अप्लाई करते हो उसके बाद ही करंट प्रोड्यूस होता है। सो पोटेंशियल वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। नाउ V इक्वल्स टू I जो हमारा रिलेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I करें अगर हम, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो यहाँ से हमें कांस्टेंट मिलता है जिसका नाम है R, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हो, जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका इन्वेंशन जो है वो ओम्स ने किया, इसलिए इसको हम, इसकी यूनिट भी हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, जिसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, बस एक सिंबल को हमें यूटिलाइज करना है, इसलिए हमने इस सिंबल को, ओम का जो सिंबल है, उसे रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया हुआ है। क्लियर है। अब अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आप एक ग्राफ मेंटेन करते हैं, क्लियर है, जैसे अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं, यहाँ पर आपका V होगा और यहाँ पर अगर हम I लेते हैं। अब बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में ही V को और वर्टिकल लाइन में ही I को क्यों लेते हैं, तो इसका कारण होता है कॉस जो होता है ना आपका बच्चों, उसको आप हमेशा हॉरिजॉन्टली लेते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में लेते हो, मतलब कि आपकी जो एक्स एक्सिस है उस पर लेते हो। वाई एक्सिस जो है ये आपके इफेक्ट को दर्शाती है। इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी भी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया है तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है ना, ऐसा बिना वोल्टेज के क्या करंट प्रोड्यूस होता है, बिना स्विच ऑन के क्या आपको फैन को करंट मिलेगा, वो घूमने लगेगा, नहीं। तो वोल्टेज क्या है, कॉज है, और करंट क्या है, उसका इफेक्ट है। क्लियर है। अब वोल्टेज की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्लियर है। अब देखिए इस तरह से एक आपको ग्राफ मिलता है, और ये जो ग्राफ है ना, ये जो स्लोप है ना, ये ही आपको किसकी वैल्यू देता है, ये आपको वैल्यू देता है रेजिस्टेंस की। ये किसका एक्चुअल में स्लोप होता है, तो ये रेजिस्टेंस का स्लोप होता है। ठीक है। तो 1 ओम इक्वल्स टू, इस तरह से क्या निकलेगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए ये है आपका 1 और ये आपका 2 है, तो इस हिसाब से आपको क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो इस हिसाब से 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर अगर मैं करूँ, V इक्वल्स टू I करूँ, तो मुझे इससे 1 ओम का करंट मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन या एक सवाल किया जाए कि VI ग्राफ जो होता है ओम्स लॉ में, उसका स्लोप ये क्या कहलाता है बच्चों, स्लोप कहलाता है। तो उसका स्लोप किसकी वैल्यू बताता है, तो इसका जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है। ठीक है ना। तो ओम्स लॉ में ना यहीं तक आपको चीज़ें पढ़नी थी। तो आपको ओम्स लॉ में क्या क्या बताना होगा बच्चों, एक बार मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि अगर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, अगर सारा फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तब अगर हम किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो उसमें प्रोड्यूस होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ये चीज़ लिखनी होगी, V इज प्रोपोर्शनल टू I। आपको इसके बाद बताना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिलता है, दैट इज V इक्वल्स टू IR, जहाँ पर R जो है वो रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट होती है ओम। उसके बाद आपको क्या बनाना होगा, उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो किसी चीज़ के कैरेक्टर को बताए कि वो कोई कैसा है। ठीक है। जिसको आप VI ग्राफ भी लिख सकते हैं या फिर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है। कुछ भी आप लिख दीजिए। तो नेक्स्ट आपको यही हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको ये ड्रॉ कर देना है। क्लियर है ओम्स लॉ में। अब देन उसके बाद आते हैं ओमिक रेजिस्टेंसेस के बारे में। तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो कि आपका ओम्स लॉ का को फॉलो करते हैं, है ना। वो सारे रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ओमिक रेजिस्टर्स होते हैं। तो कंडक्टर विच फॉलो द ओम्स लॉ ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड द ओमिक रेजिस्टर्स। कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये भी क्या है, ये भी आपके कंडक्टर्स हैं बिकॉज दे फॉलो द ओम्स लॉ। नाउ नेक्स्ट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। तो अब नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें जितने भी आपके एलईडी होते हैं या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, दे ऑल आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। बिकॉज ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा, बट देखिए इनिशियली वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बट करंट की वैल्यू 0 है। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ सारे सेमीकंडक्टर्स का है, जैसे कि एलईडी, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना, बल्ब का जो फिलामेंट है अगर आप उसका वीआई ग्राफ बनाएंगे तो वो भी आपको इस तरह से मिलेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विच इज मेजर्ड इन वोल्टेज इज द कॉज ऑफ करंट। मतलब कि वोल्टेज जो है ये आपका करंट का कॉज है और इफेक्ट क्या है आपका, करंट इसका इफेक्ट है। क्लियर है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ना जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, so in conductors the flow of electron constitute the current in a current carrying flow of the positive terminal of the battery to the negative terminal, but the electrons travel from negative to the positive terminal. The negative terminal of the battery is said to be at a lower potential and the positive terminal is a higher potential. अब इसका क्या मतलब है मैम, तो चलिए इसको भी एक बार समझा देते हैं। बेसिकली हेडिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, इसको मैं आपको समझाती हूँ। अब बात की जाए एक इस तरह से मेरे पास सर्किट डायग्राम है। क्लियर है, इस सर्किट डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, एक बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट दिया हुआ है, एक नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ है। 7वीं कक्षा में क्लास 7th में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो बड़ा टर्मिनल, जो लंबा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव है और जो एक छोटा है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो in a circuit current flows from positive to the of the battery to the negative terminal। करंट की डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। किस तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज सेड टू बी द लोअर पोटेंशियल, है ना। क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या कहलाता है, लोअर पोटेंशियल कहलाता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल उसे अपन हायर पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है, क्या कहा जाता है इसे, इसे लोअर पोटेंशियल कहा जाता है, एंड दिस वन इज हायर पोटेंशियल। क्लियर है, when a battery is not connected to any circuit, the potential difference across the terminal of the battery is equal to EMF of the battery, that is electromotive force। तो मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर रजिस्टर्स में कुछ भी आपकी सर्किट में अगर कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है तो उस दौरान आपके बैटरी का पोटेंशियल कितना होता है, जितना EMF उसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जितना भी बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल उस टाइम पर होता है। क्लियर है, अब बारी आती है रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, यहाँ से हम किसकी बात करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए अभी तक आपने कितना कितना बुक के हिसाब से पढ़ लिया कि आपको पोटेंशियल के बारे में देखना था, ओम्स लॉ के बारे में देखना था, उसके वीआई ग्राफ के बारे में, ओमिक रेजिस्टर्स और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स के बारे में हमें समझना था। अब बारी आ जाती है किसकी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस की। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स का होता है। 3 बेसिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर और इंडक्टर्स। कैपेसिटर और इंडक्टर अभी हमें 10th की क्लास में नहीं पढ़ना है, हम रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो रेजिस्टर्स है ना, ये या तो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं या पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। सीरीज़ कनेक्शन कैसे बोलोगे आप, अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, कि उनका वन एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो ये सभी सीरीज़ में कहलाएंगे। तो अगर किसी सर्किट में इस तरह से 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं और अगर मैं आपसे बोलूँ कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हो या फिर आप इसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो जो भी बोला जाए बस आपको क्या करना है, इसे प्लस कर दो, R1 + R2 + R3। तो किसी सर्किट में अगर आपका 1 2 3, ठीक है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम इस तरह से 3 रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है, तो आप कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओम्स। क्लियर है, सिंपल आपको ऐड कर देना है।
अभी अलग अलग नाम देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, इनमें से कोई भी नाम आप इसका लिख सकते हो, सब एक ही चीज़ है। क्लियर है? अब ये तो रजिस्टर्स इन सीरीज हो गए। अब वहीं अगर रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हो, पैरेलल कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि मतलब दोनों एंड किसी किसी कॉमन पॉइंट से, अब जैसे यहाँ पर एक लाइन है, इन सबका एक एक एंड इस लाइन से कनेक्टेड है, ए लाइन से, और दूसरा पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है, बी लाइन से, तो मतलब ये सब कैसे हैं, पैरेलल हैं। अब मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सबकी यूनिट ओम में ही है, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल करके बताइए, तो टोटल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में करते हैं, और 1/R इक्वल्स टू क्या, 1/R इफेक्टिव या R टोटल, कुछ भी लिख दीजिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल। और अगर पैरेलली रेजिस्टर्स कनेक्टेड है और उसका आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो कितना हो जाता है ये, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करोगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 11/6 1/R इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? जिसको आप क्या लिख सकते हो, R इफेक्टिव इक्वल्स टू या R टोटल इक्वल्स टू 6/11। ये कितना हो जाएगा, आपका टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो बस यही होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको आपको याद रखना है। अब बारी आती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। अब आपने देखा होगा कि कोई भी डिवाइस जो है आपका, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की ही आप बात करें, अगर आप उसे कुछ एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक चलाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए आपने चलाया तो वो कम गर्म होता है। आपने दिन भर चलाया तो आप उसे, अगर आप जो आपका बल्ब है, जो एलईडी नहीं होता, जो नॉर्मल बल्ब आप यूज़ करते हैं येलो कलर का, अगर आप उसे टच करेंगे तो वो बेहद ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि हीट जो है, मतलब सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो कंजम्पशन है वो हीट के फॉर्म में भी हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है हीट एनर्जी में, जो कि हम बल्ब पे महसूस कर सकते हैं। अब कितना हो रहा है, तो जितना ज़्यादा टाइम तक होगा उतना ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती जाएगी। क्लियर है? दूसरी चीज़, अगर आप किसी एलिमेंट में करंट देते हो, कम करंट देते हो तो वो कम गर्म होता है, लेकिन ज़्यादा करंट देते हो तो वो ज़्यादा गर्म होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना उस रेजिस्टेंस पर दुगना करंट जाएगा, तो उतना ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि किसी भी डिवाइस में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उनके कारण क्या है, पहली चीज़, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अगर करंट बह रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से कितना करंट आपका जाएगा, ये I है, ये 1 लिखा हुआ है, I² है, ठीक है। तो अगर करंट की वैल्यू को डबल कर दी जाए तो हीट उतनी प्रोड्यूस होती है, कितनी, H इज़ प्रोपोर्शनल टू I²। H इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू T। जितने देर तक कि आप डिवाइस को चालू रखोगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एंड H इज़ डायरेक्ट I²R, है ना। तो रेजिस्टेंस पर भी ये डिपेंड करती है, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रॉड हो, गीज़र हो, या फिर आयरन हो, इलेक्ट्रिक आयरन का जो आप यूज़ करते हैं, इन सभी में क्या होता है, ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर है? ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा तो उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उतना करंट जाएगा और उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो H जो है वो किसके बराबर होता है, तो I²R इंटू T जो है ये H के बराबर होता है। या फिर आप इसको, अगर मैं यहाँ पर V इक्वल्स टू, क्योंकि IR होता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इंटू I इंटू T, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर बात की जाए तो H इक्वल्स टू V इंटू आई क्या होता है, आपका पावर होती है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी भी होती है, ठीक है। और P इंटू टी के मामले में हम इसको एनर्जी कहेंगे, क्योंकि हीट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये हो जाएगा E इंटू P इंटू टी। तो एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले निकल गए, ये बात आप थोड़ी सी याद रखिए। तो हीटिंग क्या होती है, तो किसी भी डिवाइस में प्रोड्यूस होने वाली हीट जो है वो उसकी रेजिस्टेंस पर, उसके करंट के डबल अगर कर दिया जाए, उसके करंट के स्क्वायर पर और टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इन जूल्स ऑफ हीटिंग से हमें कितने सारे फॉर्मूलेज मिले, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ गए।
अब आता है एप्लीकेशंस। तो हीटिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक आयरन में है, टोस्टर में है, फ्यूज्ड वायर में है, बल्ब में है। अब फ्यूज वायर क्या होता है ना, अब यहाँ से हम इसके एप्लीकेशंस तो समझ गए, लेकिन वहीं हमारे पास फ्यूज भी आ गया। तो सबसे पहले वर्ड होता है कि फ्यूज। फ्यूज का क्या काम है? तो फ्यूज क्या है? ये एक तरीके का प्रोटेक्शन डिवाइस है। क्या डिवाइस है ये? प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो कि ओवर करंट से, ठीक है, ओवर करंट, ठीक है, ओवरलोडिंग, है ना, ओवर करंट, ओवरलोडिंग, ओवर वोल्टेज, इन सब से आपके सर्किट को बचाता है, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है? एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो कि हम हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं, ताकि अगर मान लीजिए अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर आपका ओवर करंट हो गया, ओवरलोडिंग हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होता है? एक्सेस करंट जो हमारे सर्किट में आ जाता है। वो एक्सेस करंट क्या करेगा? आपकी सर्किट के जितने भी डिवाइसेज हैं उनको बर्न कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए आप क्या करते हो? आप फ्यूज़ का यूज़ करते हो। जैसे ही फ्यूज़ लगाएंगे तो क्या होगा? फ्यूज़ के अंदर क्या होता है? फ्यूज़ में लगा होता है फ्यूज़ वायर। क्या लगा होता है इसमें? फ्यूज़ वायर। अब ये जो फ्यूज़ वायर है ना, उसकी कहानी समझिए। फ्यूज़ वायर जो है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनको जैसे ही आप हीटअप करोगे, अगर जहाँ हीट बढ़ी है ना, हीट कब बढ़ेगी? और रूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर। हीट कब बढ़ेगी? जब करंट दुगना हो जाएगा। जैसे ही करंट बढ़ा, हीट बढ़ जाएगी, और जैसे ही हीट बढ़ेगी, तो अगर हीट बढ़ रही तो क्या मतलब है कि करंट बढ़ रहा है। अगर वही बढ़ा हुआ करंट आपके घर में पहुंच गया, मान लीजिए फ्रिज तक पहुंच गया, फ्रिज से जितना करंट फ्रिज को चाहिए था, फॉर एग्जांपल उसको 5 एम्पियर करंट चाहिए था फ्रिज को, लेकिन कितना मिल रहा है? 10 या 8 एम्पियर करंट मिलने लग जाएगा, तो क्या होगा? फ्रिज तो जल जाएगा। वहीं अब फ्रिज के बीच में और करंट के रास्ते के बीच में आपने फ्यूज़ लगा दिया। फ्यूज़ में क्या होता है? लो मेल्टिंग वायर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट वायर, मतलब कि जो थोड़ी हीट बढ़ी और वो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हुआ तो फ्यूज़ ने क्या किया? वो जल जाएगा। फ्यूज़ जो है वो, उसका वायर जैसे ही जला तो उसने आपके फ्रिज के बीच में और जो ओवर करंट आ रहा है उसके बीच के रास्ते को तोड़ दिया। तो क्या हुआ? आपका जो भयानक सा करंट आपके फ्रिज तक जा रहा था वो नहीं जाएगा, और आपका जो डिवाइस है, जो आपके घर के इक्विपमेंट्स हैं, वो बच जाएंगे, है ना। तो भाई फ्यूज़ के अंदर होता है फ्यूज्ड वायर, जिसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ में ये फ्यूज़ कैसा कनेक्टेड होता है? ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। क्लियर है? अब इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का क्या मतलब होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और सिंप्लीफाई द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है? पावर को हम क्या बोलते हैं? पावर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कि कितने रेट पर आप एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हो, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आपकी पावर कहलाती है। तो अगर हम इसको देखें तो P इक्वल्स टू क्या होता है? V इंटू आई होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर V की जगह आई आर लिख दूंगी तो आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और अगर मैं I की जगह V बाय आर लिख दूंगी तो V इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। तो ये क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, ठीक है। तो यही जो है आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको इन डिटेल सारी की सारी चीज़ें पढ़नी थी। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर के बारे में हमें पढ़ना होता है, और मेन लाइन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे 3 लाइंस होती हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थ वायर। अर्थिंग क्यों की जाती है? ताकि जो एक्सेस करंट आ रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट आपकी अर्थ में चले जाए। कंप्लीट सर्किट अगर होगा तो अर्थ में वो सारी चीज़ें चली जाए। न्यूट्रल वायर आपकी जो लाइव वायर है उसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल वायर जो है वो लगाया जाता है। हमारे घरों में कितनी सप्लाई आती है? 220 वोल्ट जो है हमारे यहाँ सप्लाई आता है। दैट मीन्स कि वोल्टेज का वैल्यू क्या होती है? 220 वोल्ट, ठीक है। हमारे घर में सारे कनेक्शंस कैसे होते हैं? पैरेलल में होते हैं, क्योंकि वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सारे डिवाइसेस जो है वो पैरेलल में होंगे। क्यों होंगे पैरेलल में? क्योंकि जितना भी करंट है सबका अलग अलग है, वोल्टेज उतना ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हर एक इक्विपमेंट का, हर एक डिवाइस का अलग अलग करंट का रेटिंग होता है। आपके मोबाइल का अलग होता है, आपके मिक्सर ग्राइंडर का अलग है, आपके एसी का तो खैर अलग ही सिस्टम होता है, लेकिन बाकी कूलर और इन सब की बात की जाए तो सबको अलग अलग करंट रेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो सबके अपने अपने करंट रेटिंग के हिसाब से इस पोटेंशियल का यूज़ करते हैं और अपना अपना करंट सब लोग बनाते हैं, क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है कि V
इज प्रोपोर्शनल टू आई, जितना वोल्टेज उतना हिसाब से करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है, ये हमने अभी सीखा है। क्लियर है? अब देखिए पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। किलो वॉट आर की बात करें तो ये एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वॉट आर। एक यूनिट की बात करें तो वो कितनी होती है? 1 यूनिट बिजली जो है खपत की। ऐसा अपन बोलते हैं ना कि कितना यूनिट आपका बिल, कितना यूनिट कंजम्पशन हुआ, तो बोलते हैं 2 यूनिट हुआ है, 3 यूनिट हुआ है। तो ये यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है? तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलो वॉट आर, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, 1 वॉट इक्वल्स टू क्या होगा? V इंटू ए। कैसे निकाला? क्योंकि हमें पता है P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, तो V अगर 1 वॉट निकालना है तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर कर दो। क्लियर है? ठीक है, 1 यूनिट का क्या मतलब होता है? 1 किलो वॉट आर, जो कि कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर है? तो बच्चों यही आपका पूरा चैप्टर था। इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बस और सॉल्व करने हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है, लॉज और फॉर्मूले इसको याद रखना है। अगर आप चाहते हो लॉ और फॉर्मूला पूरे चैप्टर्स के, फिजिक्स के जितने चैप्टर है वो अगर आप उन सब के एक वीडियो में देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी आपको मेरे इस वीडियो के बाद मिल जाएगा, तो उसको बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा बच्चों। ये था 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही सारे वीडियोज़ को देखने के लिए स्टेप अप एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सारे ऑल बोर्ड्स के 12 नीट, क्लैट, CUET, IIT, JEE इन सबको पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम DIY, लाइफस्टाइल, योगा, वोकेशनल कोर्सेज, GK, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ करवा रहे हैं। फ्री एजुकेशन है, आज ही सब्सक्राइब करें स्टेप अप एकेडमी। ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे एनिमेशंस हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, सभी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे पास है। और ये सारी डिटेल अगर आप सैम्पल पेपर, माइंड मैप्स, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो इसके लिए आज ही सब्सक्राइब करें स्टेप अप एकेडमी को। और ये सारी जो सैम्पल पेपर्स हैं या माइंड मैप्स हैं, ये आप हमारी वेबसाइट जो कि है stepupacademy.ind.in, वहाँ से जा करके ले सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे वीडियो को इतने अच्छे से देखने के लिए अगर पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इतने पेशेंटली पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।